हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूरा वीडियो देखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का 4% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया हो तो वह धनराशि होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैं आपको पहले इस तरीके के प्रश्न करा दिया हूं, जो फॉर्मूला इसमें लगता है बता दिया हूं। 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर 3 वर्ष का, यहाँ पर जो अंतर है वो 2 वर्ष का है। भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 2 वर्षों का है। कितना है? 1 रुपया है। और किस दर से है? 4% की दर से है। लेकिन वो राशि क्या है, मूलधन क्या है, वो नहीं पता, वो आपको निकालना है। निकाल लीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 वर्ष के लिए, याद रखिए। जो बच्चे नए हैं नोट कर लेना। साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का अंतर का प्रश्न है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर है, तो ये 2 वर्ष के लिए की हुई है ट्रिक। 2 वर्ष के लिए है 100 का स्क्वायर, ठीक है। डी बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब डिफरेंस आपको दे रखा है 1 रुपये का, तो 1 रुपया लिख लीजिए। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। आर, आर मतलब रेट, रेट कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे मतलब 16 बट्टे में कर देंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। क्लियर यहाँ तक बात? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ये 10,000 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 10,000 ही रहेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा P गुने 16, ठीक है। अब बराबर में है तो 16 से 10,000 को इसको कटा दीजिए। क्लियर? 16 छिक्के 96 कटेगा, 100 में से 96 तक कट गया, 4 बचेगा, 4 में एक जीरो लगा देंगे 40, 16 दूने का 32। अब 40 में से 32 तक चला गया, 8 बचा, 8 में जीरो लगा देंगे 80, 16 पच्चे 80। तो इधर क्या बचा आपका 625, और इधर क्या बचा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ही तो निकाल रहे थे, कितना प्रिंसिपल निकल के आया है 625 निकल के आया है, 625 है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर दोस्तों? सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज की एक कार की कीमत 1,50,000 है। राज की एक कार की कीमत कितनी है? 1,50,000, ठीक है। ये राज की कार की कीमत है। राज ने 5% लाभ पर दिलीप को बेच दिया। अब ये जो भी कीमत है अपने आप में 100% होगी। इसने क्या किया? 5% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 105 में बेच दिया, और परसेंट का मतलब बटे में 100। भाई जो कीमत है वो अपने आप में 100% है, 5 का लाभ पाने के लिए क्या करेंगे? 100 में 5 जोड़ेंगे फ़ायदे के लिए, ठीक है। लाभ पर दिलीप को बेच दिया। दिलीप ने 2% की हानि पर पुनः राज को बेच दिया। 2% की हानि पर बेचा है, तो देखिए 100 में से 2 घटा के लिख देंगे, मतलब 98%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। तो कह रहा है राज को बेच दिया, तो राज को कुल लाभ या हानि हुई, क्या हुआ? भाई राज ने दिलीप को बेची, फिर दिलीप ने फिर से राज को बेच दी, तो राज को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है या नुकसान? देखिए 2 जीरो से आपके पहले यहाँ पर ये 2 जीरो सीधे सीधे कट गए, और 2 जीरो से फिर आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए। अब 15 का 105 का 98 का गुना करना है, तो पहले 15 का 105 से कर लीजिए। 15 पच्चे 75, 75 का 5, कैरी का 7 रहेगा। 15 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे भाई 150, 150 में कैरी का 7 जोड़ देंगे 157, ठीक है। 1575 ये आ गया इन दोनों का गुना। अब इसमें हमें करना क्या है? गुना करना है 98 का। अब मैं 98 को क्या लिख सकता हूँ? 100 - 2 लिख सकता हूँ। भाई 100 में से 2 को घटाएंगे 98 ही तो होता है, तो मैं 100 - 2 लिख सकता हूँ। अब 1575 को गुना 1 में करिए तो ये 1575 ही रहेगा, ठीक है, और 2 जीरो आ जाएंगे। माइनस 1575 का गुना 2 में कर दो, ये हो जाएगा 3150। इतने में से इतना घटा दीजिए, ठीक है। इतने में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। अब 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 15। अब 1,54,350 रुपये बचे, और उसकी कार की कीमत थी कितनी? उसकी कार की कीमत थी 1,50,000। अब 1,50,000 से 1,54,350 रुपये बैठ रहे हैं,
तो 1,50,000 से 1,54,000 हो रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? 1,50,000 से 1,54,000 हो रहा है, तो 4,350 रुपये का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको यही तो पूछ रहा है कि राज को कुल लाभ या हानि हुई। राज को तो लाभ हो रहा है, फिर भी 4,350 रुपये का लाभ हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी काम का 25% भाग 10 दिन में। भाई ए किसी काम का 25% भाग 10 दिन में कर रहा है। अब देखिए, कोई भी काम है अपने आप में 100% होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी काम होता है अपने आप में 100%। अब ए जो है किसी काम को 25% भाग 10 दिन में कर रहा है। अब 100 का जो 25% है वो 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा 100% कितने दिन में करेगा भाई? 40 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? 40 दिन में करेगा। भाई 25% काम 10 में, फिर 25% 10 में, तो 50% 20 में हो गया, तो 100% 40 में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो आपका जो ए है वो पूरा 100% काम कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब जो बी है वो 40% भाग 40 दिन में कर रहा है। अब देखिए, अच्छा प्रश्न है। जो बी है वो 40% भाग 40 दिन में कर रहा है, तो 100% भाग 100 दिन में करेगा भाई। 40% 40 दिन में, 1% 1 दिन में, 100% 100 दिन में हो गया। तो बी जो है वो 100% काम 100 दिन में कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ये भी। अब कह रहा है सी 1/3 भाग 13 दिन में पूरा करता है। 1/3 जो सी है आपका, जो सी है 1/3 भाग पूरा करता है 13 दिन में। तो 3 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 त्रिक का 39। ठीक है, तो सी का जो काम आ गया वो कितना आ गया? 39। जो सी जो कर रहा है काम को वो कर रहा है 39 दिन में। ठीक। अब ए बी सी की सही वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। आगे क्या कह रहा है? बताओ इसमें से सबसे जल्दी कौन काम को पूरा करेगा। भाई सबसे जल्दी ए 40 दिन में कर रहा है, बी 100 दिन में कर रहा है, सी 39 दिन में कर रहा है। तो सबसे जल्दी तो सी कर रहा है ना 39 दिन में। सबसे कम समय सी ले रहा है 39 दिन का। ए का भी समय ज़्यादा है 40, बी का भी ज़्यादा है 100, लेकिन सी का कब सबसे कम समय है? तो कितना समय हो गया? कह रहा है कि सबसे जल्दी कौन काम को पूरा करेगा? सी सबसे जल्दी काम को पूरा करेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या कितने जीरो आएंगे फैक्टोरियल 19 में? फैक्टोरियल का मतलब है, फैक्टोरियल 19 दे रखा है तो 19 लिखेंगे। फैक्टोरियल का मतलब है कि 19 दे रखा है, तो फैक्टोरियल का मतलब है कि 19 से वापस 1 तक जाना है। 19 गुने 18 गुने 17 गुने 16, इस तरीके से कहाँ तक जाना है आपको? 1 तक जाना है। ये होता है। अब देखिए 19 से लेकर 1 तक जा रहे हैं आप, चाहे आप 1 से लेकर 19 तक जाएं, एक ही बात है। जैसे 19 गुने 18, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 गुने 19, ऐसे लिख दूं, तो क्या इसके मान में कोई फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है भाई। 19 से लेकर 1 तक गुना हो रहा है या 1 से लेकर 19 तक गुना रहा है, एक ही बात है। क्लियर है? तो इसके लिए बड़ी आसान ट्रिक होती है। इसके लिए बड़ी ही आसान ट्रिक होती है। 1 से लेकर 19 तक कितनी संख्या है? 19 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे हमेशा 5 से। डिवाइड करेंगे कितने से? हमेशा 5 से। तो 5 त्रिक का 15 कट गया, शेष कितना बचा? 4। जो 4 बचा है उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार कट गया सिर्फ उतनी से ही मतलब है। 3 बार में कटा है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो शून्यों की संख्या इस प्रश्न में कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज यहाँ बना लेता हूँ मैं त्रिभुज ताकि समझ में आए अच्छे से। त्रिभुज ए बी और सी, फिर एक दूसरा त्रिभुज है, तो मैं दूसरा त्रिभुज भी यहाँ पर बना लेता हूँ। दूसरा त्रिभुज है आपका डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, यदि ए बी बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12.5 है, ठीक है, और डी ई बराबर 10 है, डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो त्रिभुज 1 त्रिभुज 2। क्लियर? आप देखिए त्रिभुज 1 कितना है? 12.5, 12.5। अब ये त्रिभुज है,
ठीक है, इनका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, त्रिभुज 2 कितना है 10 है, तो इसका मतलब आपको 10 का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर का मतलब है 12.5 गुने 12.5, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब यही हो गया, इसको 2 बार लिख लीजिए। और 10 के स्क्वायर का मतलब है कि 10 को भी 2 बार लिख लो। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आप दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में एक संख्या तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे दशमलव एक संख्या तो 1 0, ये 100 हो गया। कटाइए 25 चौके 100, 25 25 125, 25 चौके 100, 25 25 125। अब दशमलव जब यहाँ से हट गया था तो 125 हो गया। 5 5 25, देखिए त्रिभुज 1 कितना निकल के आ रहा है 5 5 25, और त्रिभुज 2 कितना निकल के आ रहा है, त्रिभुज 2 निकल के आ रहा है 4 चौके 16। तो त्रिभुज 1 का अनुपात कितना है 25, त्रिभुज 2 कितना है 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25:16, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x² - 5x + 6 = 0 है तो x के मान होंगे। x के मान कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे, या 3 और 4, 4 और 5, या फिर 1 और 2। मान लेते हैं पहला ऑप्शन 2 और 3 होंगे, तो मैं x की जगह 2 लूँगा, तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4। ठीक है, माइनस, ठीक है, याद रखना प्रश्न को मैंने क्या लिया है, x की जगह पहले 2 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी x है तो x के यहाँ पर भी 2 लूँगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस का 6 बराबर का 0, यही तो है। अब देखिए प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 10, प्लस के 10 में से माइनस का 10 कट जाएगा, तो भैया 0/0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 10, प्लस के 10 में से माइनस का 10 कट गया तो 0 आ गया। ये तो हो गया 2 रखने से बिल्कुल सक्सेसफुल। अब 3 रख कर देख लेंगे। ठीक है, x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस x की जगह 3, 3 का मतलब 5 से करेंगे 15, प्लस का 6 बराबर का 0। अब प्लस का 9 प्लस का 6 प्लस का 15, प्लस के 15 में से माइनस का 15 कटेगा, फिर भी 0/0। तो देखिए x के मान हमारे कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। पहला ही ऑप्शन हमारा सही आ गया भाई, ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो रहा है 2 और 3 रखने पर। ठीक है, तो हमारे x के मान 2 और 3 हो जाएंगे, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है sin a + b = √3/2 व cos a - b = √3/2 हो तो a व b का मान बताइए, जबकि थीटा न्यून कोण है। साइन, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है sin √3/2। अब मैं इस √3/2 की बात करूँ, इसकी √3/2 की बात करूँ, तो sin √3/2 का मान कितना होता है, sin √3/2 का मान कितना होता है, sin √3 का मान 60 होता है। ठीक है, और sin a + b कितना, a + b बराबर कितना है आपका, इतना है। अब देखिए 60 होता है, sin √3/2 का मान 60 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो a + b दे रखा है इसका मान 60 हो गया। अब cos की मैं बात करूँ, ऐसे ही cos की बात करूँ, cos कितना है, cos a - b है, और कितना दे रखा है √3/2। अब cos √3/2 का मान कितना होता है, cos √3/2 का कितना, cos √3/2। ठीक है, अब √3/2 का मान कितना होता है cos का, ये होता है दोस्तों 30 डिग्री। तो इसका मतलब a - b बराबर कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। बस प्रश्न सॉल्व हो गया भाई। देखिए a + b का मान 60 है, a + b का मान 60, a - b का मान 3, a - b का मान 30, ये 60 है और ये 30 है भाई। सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न को आंसर आ जाएगा। प्लस का b माइनस का b कट गया, a और a 2a हो गया, 30 और 60 90 हो गया, 2 से 90 कटेगा 45 बार में, a का मान आ गया 45। अब a + b दोनों मिलकर के 60 है और a का मान 45 है, तो b का मान कितना होगा, 15 होगा कि नहीं हो गया। a और b को जोड़ेंगे, a और b को जोड़ेंगे तो 60, और a और b को जोड़ने पर 60 हो रहा है। जब a का मान 45 है तो b का मान कितना हो जाएगा, 15। बस आ गया आपका आंसर, क्लियर, खत्म हो गया प्रश्न। कुछ नहीं था प्रश्न में ऐसा, बस अगर आपको मान याद है कि sin √3/2 का मान कितना होता है भाई, 60 डिग्री होता है, और cos √3/2 का मान कितना होता है, 30 होता है। प्रश्न में ऐसा कुछ था नहीं जो आप सॉल्व ना कर पाएँ।
उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।